All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the complete concept of provision for doubtful debts and impact on financial statements. उसके साथ ही हमने क्वेश्चन 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 अटैम्प्ट किया और ये अंडरस्टैंड किया कि जब इरिकवरेबल डेट्स हमारे पास ट्रायल बैलेंस में होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है। अगर इरिकवरेबल डेट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में है तो वो उसका क्या इम्पैक्ट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो क्या इम्पैक्ट है। हमने कल की क्लास में सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वाइंड अप कर दिया, कंप्लीटेड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग रिगार्डिंग सोल ट्रेडर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हम पास पेपर का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। बड़ा जबरदस्त सवाल है। दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन which will cover almost everything in sole traders financial statements। तो आपके पास ये सवाल है, देखते हैं एग्जामिनर क्या क्वेश्चन दे रहा है, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। और अब आप ये देखेंगे, आज से पहले आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हुए थे वो पास पेपर्स के करीब क्वेश्चंस थे, एग्जैक्ट पास पेपर नहीं थे। सर ये डॉट पास पेपर का क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। पिक इज अ सोल ट्रेडर providing information on 28 February 2017। तो सर 28 फरवरी 2017 को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमें। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, चले ऑब्जर्व करते हैं। रेवेन्यू, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स। ओके, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न दोनों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रेंट रिसीवेबल। अब आप जरा गौर से देखें, कह रहे रेंट रिसीवेबल, कह रहे रेंट रिसीवेबल। नाम से मुझे समझ आ गया, पढ़ के मुझे समझ आ गया कि सर रेंट रिसीवेबल का मतलब है दिस इज एन इनकम, दिस इज एन इनकम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोग प्लीज फोकस कीजिएगा, इस बात पे गौर से देखिएगा, इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा आज से और आज के बाद वाली क्लासेस में ऑब्जर्व कीजिएगा। हाउ आई अटेम्प्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होता है और उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, सर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है, समटाइम्स स्टूडेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। तो उस इंफॉर्मेशन को मैं किस तरीके से जॉट डाउन करता हूं माइंड में, ये आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि मैं किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा हूं। रेंट रिसीवेबल इनकम हो गई। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, तो सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, स्टाफ सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस। फिर नॉन करंट एसेट्स हैं, लीज होल्ड बिल्डिंग, शॉप फिक्सचर्स एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट। तो यहां से बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि तीन नॉन करंट एसेट्स हैं। सवाल में तीन नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं और उनकी डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड की जा रही है हमें। अच्छा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। कभी एग्जामिनर आपको नॉन करंट एसेट उसकी कॉस्ट और डेप्रिसिएशन एक साथ दे देगा, कभी सारी कॉस्ट एक साथ लिखेगा और सारी डेप्रिसिएशन एक साथ लिखेगा, जैसे यहां पे किया हुआ है। आपको तीन नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट एक साथ बता रहा है और आगे उन तीनों की डेप्रिसिएशन एक साथ बता रहा है। फर्क नहीं पड़ता, आपको इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करने आनी चाहिए, इंफॉर्मेशन पढ़ने आनी चाहिए। तो सर वी हैव लीज होल्ड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन अवेलेबल, we have shop fixtures depreciation available and we have computer equipment depreciation available। तो आपको तीनों की टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर दी गई है। टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन, इसका मतलब बिल्डिंग इतनी डेप्रिशिएट हुई है, फिक्सचर्स इतने डेप्रिशिएट हुए हैं और कंप्यूटर इक्विपमेंट इतने डेप्रिशिएट हुए हैं। उसके बाद यू हैव डिस्पोजल अकाउंट, और अब आप नोट करो, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट बैलेंस आ रहा है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट पर आ रहा है। और ये आपको पढ़ाया है कि इट्स अ लॉस ऑन डिस्पोजल,
एंड दैट मीन्स इट इज एन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस है हमारे लिए। दिस मीन्स इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस। ये हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि ये डेबिट पर आ रहा है। डेबिट का मतलब है इट्स अ लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस है। आगे देखिएगा, फिर 8% बैंक लोन जो कि वापस करना है 31 दिसंबर 2017 को। 60,000 का लोन है, 60,000 का लोन, और 8% इंटरेस्ट है। 60,000 का लोन है, 8% इंटरेस्ट है। तो सर 60,000 का 8% बनता है 4,800 इंटरेस्ट एक्सपेंस। नोट करो, ये हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाला है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। मतलब बिग हैज टू पे $4,800 ऑफ इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर। पूरे साल उसे 4,800 इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि लोन 60,000 का है और 8% का इंटरेस्ट रेट है। आगे देखिएगा, फिर ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, बैंक डेबिट पे दिया हुआ है। दिस मींस इट्स अ करंट एसेट, ये करंट एसेट है। फिर यू हैव ट्रेड रिसीवेबल्स, you have trade payables, then you have provision for doubtful debts, और ये ओपनिंग प्रोविजन है। देखो, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि जब ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ होगा, जब ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो वो ओपनिंग प्रोविजन है। और बिग का ओपनिंग प्रोविजन 1100 है। फिर ये ओपनिंग कैपिटल आ गया और ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स आ गई। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ट्रायल बैलेंस में आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जो आपने पहले ना पढ़ी हो? पूरे ट्रायल बैलेंस को देख के बता दो बच्चों, आप पूरे ट्रायल बैलेंस को देख के बता दें, क्या आपको पूरे ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जो आपने पहले ना पढ़ी हो? नो सर, नहीं सर, है ना? तो देखो, इसका मतलब ये कि जो जितना हम पढ़ रहे थे, जो कुछ हम पढ़ रहे थे, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन से भी जो कुछ पढ़ रहे थे सर, वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन था पास पेपर का। ये सवाल तो पास पेपर का है, ये तो मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। अगर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता तो इनकम में रिकॉर्ड होता, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको याद दिला देता हूं ना, 6.1, 6.1 में हमने डिस्पोजल क्रेडिट पे देखा था। 6.1 हमने डिस्पोजल क्रेडिट पे देखा था, तो वहां पे इनकम था, वहां इनकम था। यहां डेबिट है, तो यहां एक्सपेंस है। चलें, अब एक काम करते हैं ना सर, ट्रायल बैलेंस तो हमारी नॉलेज में है और हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलें, देखते हैं ठीक ठाक एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसकी। नोट कीजिएगा, सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,700। सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,700। उसके बाद स्टाफ सैलरीज इंक्लूड $8,000 पेड टू बिग। तो सर स्टाफ की सैलरीज हैं। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिस इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन, मजेदार इंफॉर्मेशन है, फोकस कीजिएगा। स्टाफ सैलरीज, सुनिएगा इस बात को, स्टाफ सैलरीज। सर इसका मतलब बिग के पास जो स्टाफ काम करता है, बिग की ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ काम करता है, उनको जाहिर सी बात है सैलरीज देते होंगे। तो सर जब सैलरीज दे रहे थे तो गलती से बुक कीपर ने उस सैलरीज में $8,000 रिकॉर्ड कर लिए। वो $8,000 एक्चुअली स्टाफ को नहीं दिए गए थे, बल्कि बिक ने लिए थे, बिक ने लिए थे। वो $8,000 बिक ने लिए थे। तो आप मुझे एक बात बताओ ना, जो पैसे ओनर लेता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं, हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। गलती से ड्राइंग्स की वैल्यू को स्टाफ सैलरीज में डाल दिया। क्या स्टाफ सैलरीज ओवर स्टेट हो गई? क्या स्टाफ सैलरीज ओवर स्टेट हो गई? क्या स्टाफ सैलरीज ओवर स्टेट हो गई? तो सर स्टाफ सैलरीज में
माइनस करेंगे, ये देखो स्टाफ सैलरीज जो कि 59,700 है, उसमें से माइनस करेंगे। और क्योंकि ये ड्राइंग्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, तो हम इसे ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे। ये लीजिए, ये है इसकी डबल एंट्री, ये है इसकी वर्किंग। गलती से इस ड्राइंग्स को स्टाफ सैलरीज में डाल दिया। सर पेड टू बिग मतलब ड्राइंग्स, अच्छा ईमान का सवाल है यहां पे, सर पेड टू बिग मतलब ड्राइंग्स। देखो पेड टू बिग का मतलब क्या हो रहा होगा, अंडरस्टैंड करना। मैं आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड बता देता हूं ना, अपने बिजनेस से रिलेटेड बता देता हूं। कल की एग्जाम्पल दे देता हूं, कल की एग्जाम्पल। मैं जब सैलून पहुंचा कल, तो क्लोजिंग चल रही थी सैलून की, और डे की क्लोजिंग हो रही थी। तो जो हमारा हेड है वो क्लोजिंग कर रहा था। तो मैं जाके बैठा और जल्दी से मैंने थोड़ी सी फ्रेश अप किया अपने आप को, और मैं उठा। अब वो सबको डे के पैसे दे रहा था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मैंने कहा मैं कैश उठाऊंगा और मैं लेके जाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं आपकी आज की कैश ड्राइंग्स लिख देता हूं। अब अंडरस्टैंड करना, तो जो भी डे का कैश पड़ा हुआ था, तो उसने वो लिख दिया और मुझे पे कर दिया। अब आप अंडरस्टैंड करना, मैं ओनर हूं। ये भी तो कह सकते हैं कि मैंने पैसे निकाले, आई टुक मनी। ये भी कह सकते हैं कि द मैनेजर पेड टू मी। बात तो एक ही है ना, मैं पैसे ले जा रहा हूं बिजनेस से, इसका मतलब ड्राइंग्स हो गई। तो पेड टू बिग का मतलब है पैसे दिए थे बिग को, और बिग ओनर है, तो वो ड्राइंग्स है, वो ड्राइंग्स है। आई होप दैट दिस सफाइज एवरीवन, दिस थिंग क्लियर्स एवरीवन। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता दिया कि सर ये ड्राइंग्स हैं, क्योंकि ये पैसे ओनर ने लिए हैं। अब ये ड्राइंग्स में जाना चाहिए था, ये ड्राइंग्स में जाना चाहिए था, गलती से ये उसने स्टाफ सैलरीज में डाल दिया। कल जैसे वो मैनेजर सबको पैसे दे रहा, कल जो हेड जो है वो सबको पैसे दे रहा था, तो अंडरस्टैंड करना ना, वो गलती से मेरे दिए हुए पैसे को सैलरीज में डाल सकता था। गलती हो गई सर, मैं सबको पैसे दे रहा था, सबकी सैलरीज लिख रहा था, सबकी वेजेस लिख रहा था, सर मैंने आपकी भी लिख दी। तो अंडरस्टैंड करना, टेक्निकली वो वेजेस तो नहीं है, गलती हो गई रिकॉर्ड में, अब उसको करेक्ट करते हैं। तो करेक्ट कैसे करा, स्टाफ सैलरी से माइनस किया और ड्राइंग्स में ऐड कर दिया। आगे नोट कीजिएगा, रेंट रिसीवेबल $3,000 वॉज ओइंग। कितना आसान है, कह रहे रेंट 3,000 अभी मिलना बाकी है, मिलना बाकी है। हफ्सा, ये मेरी इनकम थोड़ी होगी, क्या रेंट रिसीवेबल का पूछ रही हो आप रेंट रिसीवेबल का पूछ रही हो या स्टाफ सैलरीज वाली बात का पूछ रही हो? आप स्टाफ सैलरीज वाला पॉइंट पूछ रही हैं या ये रेंट रिसीवेबल वाला पूछ रही हैं, इनकम का जो आपने सवाल भेजा है? सिर्फ वो क्लियर कर दें जब तक मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं। रेंट रिसीवेबल 3,000 वॉज ओइंग, कह रहा है रेंट रिसीवेबल 3,000 मिलना बाकी है, रेंट रिसीवेबल 3,000 मिलना बाकी है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर रेंट कितना मिल चुका है, ये देखो जरा, रेंट 15,000 मिल चुका है, और अभी भी 3,000 मिलना बाकी है। इनकम में ऐड करेंगे और ये अदर रिसीवेबल भी बनेगा, इनकम भी है और अदर रिसीवेबल भी है, पैसे मिलना बाकी है। इनकम भी है और अदर रिसीवेबल भी है, पैसे मिलना बाकी हैं। बेटा हफ्सा, स्टाफ सैलरीज तो हम पे कर रहे हैं, हमारे बिजनेस की कॉस्ट है, हमारे बिजनेस का खर्चा है, उनकी इनकम है, लेकिन हम अपनी बात हम उनकी बात थोड़ी करेंगे, अपनी बात करेंगे। ठीक है अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक है बेटा अब्दुल्ला, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये अदर रिसीवेबल अक्रूड इनकम हो गया सर, दिस इज अक्रूड इनकम। हफ्सा, आई आई होप कि आपको बेटा आपकी क्वेरी क्लियर हो चुकी होगी। ओके, आगे चलते हैं। नाउ जनरल एक्सपेंसेस 5,000 वर ओइंग, जनरल एक्सपेंसेस 5,000 वर ओइंग, इसका मतलब है जनरल एक्सपेंसेस 5,000 अभी पे करना बाकी हैं, अभी पे करना बाकी हैं। तो नोट कीजिएगा सर, जनरल एक्सपेंस 14,600 पे कर चुके हैं, जनरल एक्सपेंस 14,600 पे कर चुके हैं, और अभी भी 5,000 पे करना बाकी हैं। ये एक्सपेंस भी है और अदर पेबल भी है, इसको हम कहते हैं अक्रूड एक्सपेंस, इसको हम कहते हैं अक्रूड एक्सपेंस। नहीं बेटा, बिग की इनकम नहीं हुई, बिग की इनकम हफ्सा, वो बिग की इनकम इसलिए नहीं हुई
क्योंकि बिग ने जो पैसे निकाले वो बिजनेस के हैं। बिग की तो अपनी कोई इनकम नहीं है, बिजनेस की इनकम होगी। बिग जो पैसे निकालेगा उसे ड्रॉइंग्स कहेंगे हम। अब चाहे वो प्रॉफिट में से क्यों ना निकाले, चाहे वो प्रॉफिट में से क्यों ना निकाले, उसे हम ड्रॉइंग्स कहेंगे। ठीक है बेटा। ओके, आगे देखिएगा। नो इंटरेस्ट हैड बीन पेड ऑन द बैंक लोन। ये देखो जरा, कह रहा है कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया हुआ बैंक लोन के ऊपर। और आप नोट करो ना, आप नोट करें जरा, एक चीज गौर से देखो। लोन 60,000 है, लोन 60,000 है, 8% का इंटरेस्ट भी पे करना है। लेकिन आप देखो ट्रायल बैलेंस में कहीं इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ। आप देखें जरा, ट्रायल बैलेंस में कहीं इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब बिक ने इंटरेस्ट पे नहीं किया हुआ। तो सर इसका मतलब ये 4,800 जो इंटरेस्ट है ये अक्रूड बन जाएगा, ये सारा का सारा अक्रूड बन जाएगा, अदर पेएबल। ये अभी पे करना बाकी है, ये अभी पे करना बाकी है, ये इंटरेस्ट ड्यू है, पे नहीं हुआ हुआ, पे करना बाकी है। बिग सर्विस ले चुका है, इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया। तो आगे चलते हैं। उसके बाद नंबर 6 इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर न्यू शॉप फिक्सचर्स costing $8,000 were purchased. Payment was made by check. No entries had been made in the books. तो कह रहे साल के दौरान, साल के दौरान बिक ने नए शॉप फिक्सचर्स खरीदे $8,000 के, और पेमेंट चेक से की, लेकिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर शॉप फिक्सचर्स खरीद रहे हैं, आप लोग मुझे बताएं, अगर शॉप फिक्सचर्स खरीद रहे हैं तो बताओ बिजनेस में नॉन करंट एसेट आ रहा है या नॉन करंट एसेट जा रहा है? आप लोग बताएं, नॉन करंट एसेट आ रहा है या नॉन करंट एसेट जा रहा है? सर नॉन करंट एसेट आ रहा है, नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो सर नॉन करंट एसेट में ऐड करेंगे, ये नोट कीजिएगा, शॉप फिक्सचर्स जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है 24,000 के, इसमें 8,000 ऐड करेंगे, इसमें 8,000 ऐड करेंगे। और सर इसके पैसे बैंक से जा रहे हैं, तो बैंक से माइनस करेंगे, बैंक से माइनस करेंगे और नॉन करंट एसेट में ऐड करेंगे। ये हो गई हमारी डबल एंट्री। आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन नंबर 7। अब डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है आपसे, कह रहे डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज on all non-current assets owned at the end of each year। तो नोट कीजिएगा, कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हर उस नॉन करंट एसेट के ऊपर। एम आई लैगिंग? मुझे महराज मैं लैग आज नहीं हो रहा, लैग नो सर, नहीं नहीं, मैं तो लैग नहीं हो रहा आपकी तरह। अच्छा इब्तिसाम भी कह रहे हैं यस। अच्छा मेरा अभी तक सिग्नल ड्रॉप यहाँ पे नहीं हुआ है, टोटल ग्रीन, पांचों ग्रीन सिग्नल चल रहे हैं। बहरहाल हो सकता है कोई ग्लिच आ गया हो, आजकल शार्क्स जो है वो पाकिस्तान के इंटरनेट के खिलाफ चल रही हैं। उनको पता है कि वो समझ रही है शार्क स्नैक स्नैक है, और वो है ना केबल खा रही हैं, फाइबर ऑप्टिक्स खा रही हैं। अच्छा ये समझ नहीं आता मुझे कि दुनिया भर में, पूरी दुनिया में तमाम पांच सातों आइलैंड्स पर, और जो हैं ये जितनी कंट्रीज हैं दुनिया की, उनमें तमाम जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स बिछी हुई हैं। ये शार्क को कैसे पता चलता है कि पाकिस्तान की फाइबर ऑप्टिक की है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया यार। क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द शार्क्स, क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द शार्क्स। उनको इतना जबरदस्त पता है कि ये पाकिस्तान की फाइबर जा रही है, और पाकिस्तान के बच्चे कुछ कर ना लें, कुछ काबिल ना बन जाए, पाकिस्तान के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो काबिल हो जाएंगे और पढ़ लिख जाएंगे, ये फाइबर जा रही इनकी, ये फाइबर काट देते हैं। ठीक है ना। और मजे की बात, पिछले कितने सालों से यही सुनते हुए आ रहे हैं, पिछले सालों से कितने सुनते हुए आ रहे हैं। तो मतलब अलग अलग शार्कों को पता है कि ये पाकिस्तान, शार्क की कम्युनिटी व्हाट्सएप डिस्कस होता होगा कि यार आज मैं दूर हूं, तुम जाके फाइबर खा लो पाकिस्तान की। ओह चलो ठीक है ना। नहीं बेटा वो शार्क वर्दी पहनी हुई है,
ये स्टॉर्म फाइबर से रिलेटेड नहीं है, वो शार्क वर्दी पहनी हुई है। बहरहाल चलो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऐसा ना हो शार्क मुझे खा ले। चलो, the depreciation is to be charged on all non-current asset। कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तमाम उन नॉन करंट एसेट्स के ऊपर जो साल के आखिर तक मौजूद हैं, जो साल के एंड तक आपके पास मौजूद हैं। चाहे आपने एक दिन पहले खरीदे हो या एक साल पहले खरीदे हो, आपने एक दिन यूज किया हो, एक घंटा यूज किया हो, या एक साल पहले, एक साल से यूज कर रहे हो, आप उस पर डेप्रिसिएशन अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे? द बिल्डिंग्स आर हेल्ड on a lease of 20 years. An appropriate amount is charged for depreciation of the leasehold। अब आप देखें, ये जो कह रहे हैं ना, बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन 20 years पर है, 20 years। इससे ये पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड अप्लाई होगा। इससे आपको पता चल रहा है कि यहां स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड अप्लाई होगा। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, मैं यहां पे बिल्डिंग की वर्किंग करने जा रहा हूं। बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला, बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला अंडरस्टैंड कीजिएगा। कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो अब आप नोट कीजिए। हाँ एग्जैक्टली अब्दुल्ला, देखो आ गया, मैंने लिख दिया एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है। इट्स ऑल सेम, रेजिडुअल बोलो या स्क्रैप बोलो, बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैं आप लोगों के सामने वैल्यूज प्लेस करने जा रहा हूं। क्या बिल्डिंग की हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है? नोट कीजिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। यस सर, बिल्डिंग की कॉस्ट है 90,000। फोकस कीजिएगा, बिल्डिंग की कॉस्ट है हमारे पास 90,000। तो सर, बिल्डिंग की कॉस्ट पे हम लिखेंगे 90,000। अच्छा, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू या एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, वो वैल्यू जिस पर हमने एस्टिमेट किया है कि हम बिल्डिंग बेच सकेंगे, वो इस सवाल में आपको नहीं दी हुई, कहीं नहीं दी हुई। अब हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि सर ये दी भी नहीं है, ये है ना 13,500। तो सुन लीजिएगा, ये स्क्रैप वैल्यू नहीं है बेटा। दिस इज नॉट स्क्रैप वैल्यू, दिस इज टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स पर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये वो है 13,500। तो सर स्क्रैप वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो स्क्रैप वैल्यू जीरो होगी, स्क्रैप वैल्यू जीरो हो गई। और सर लाइफ है 20 years, ये यहां पर अवेलेबल है 20 years। तो आप नोट करें, डेप्रिसिएशन आ गई 4,500। बिल्डिंग विल बी depreciated, building will be depreciated by 4,500। so I hope that this is very clear। आगे चलते हैं। सर, बिल्डिंग के बाद शॉप फिक्सचर्स, बिल्डिंग के बाद शॉप फिक्सचर्स, फोकस कीजिएगा। सर शॉप फिक्सचर्स पे कह रहा है at the rate of 15% per annum using the straight line method। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कॉस्ट पर अप्लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सर शॉप फिक्सचर्स पहले से 24,000 के थे और इस दफा साल के दौरान 8,000 के और खरीदे हैं हमने। तो सर शॉप फिक्सचर्स हो गए हमारे पास 32,000, 32,000 के शॉप फिक्सचर्स हो गए। इस पे हम अप्लाई करेंगे 15%, 15%। तो सर 4,800 की डेप्रिसिएशन शॉप फिक्सचर्स की आ गई। और सबसे आखिरी में हमारे पास है कंप्यूटर इक्विपमेंट। इस पे 30% डेप्रिसिएशन है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड,
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब है नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे, नेट बुक वैल्यू पे। तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, कंप्यूटर इक्विपमेंट, नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। नेट बुक वैल्यू के लिए कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट सर कॉस्ट है 60,000, कॉस्ट है 60,000, पुरानी डेप्रिसिएशन है 42,000। नोट कीजिएगा, कॉस्ट है 60,000, पुरानी डेप्रिसिएशन है 42,000, नेट बुक वैल्यू आ गई 18,000। सर इस पे 30% अप्लाई करेंगे, डेप्रिसिएशन आ गई 5,400। तो सर हमने तीनों, नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया उमर? उमर 20,000 नहीं आया ना, 18,000 आया। 60 माइनस 42, 18,000, 18,000 का 30%, 5,400। हमने तीनों नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन निकाल ली। अब आखिरी एडजस्टमेंट है रिसीवेबल्स की, तो ये कंफर्म डाउटफुल डेट्स और रिकवरेबल डेट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। Carrot trade receivables 2,500 were considered irrecoverable and should be written off। मतलब समझा देता हूं, मतलब समझा देता हूं, सब लोग फोकस कीजिएगा। ये देखो, ये रहे ट्रेड रिसीवेबल्स आपके, ये रहे ट्रेड रिसीवेबल्स which are valued at 34,500, which are valued at 34,500। साल के एंड में नोट कीजिएगा, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, प्लीज फोकस कीजिएगा, 34,500 के। साल के एंड में आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 34,500 के। कह रहा है इसमें एक ऐसा रिसीवेबल है 2,500 का, जिसके बारे में हमें पता चल गया है कि वो इरिकवरेबल हो गया है। क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने इसको प्रीवियसली एडजस्ट नहीं किया हुआ। तो सर आप मुझे बताओ, रिसीवेबल अगर इरिकवरेबल हो जाए तो क्या उसे रिसीवेबल में रखना चाहिए? क्या उसे रिसीवेबल में रखना चाहिए या रिसीवेबल से हटा देना चाहिए? तो सर रिसीवेबल से माइनस करेंगे। अब आप नोट करो, फोकस कीजिएगा, सर रिसीवेबल्स आ गए 32,000 के। ये देखो, रिसीवेबल्स आ गए 32,000 के। आगे एग्जामिनर कह रहा है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन। कह रहा है जो रिसीवेबल्स बच गए, जो रिसीवेबल्स बच गए, ये 32,000 के बच गए, कह रहा है इन पे 5% का डाउट है, इन पे 5% का डाउट है। तो नोट कीजिएगा, क्लोजिंग पीएफडीडी, क्लोजिंग पीएफडीडी, प्लीज फोकस कीजिएगा, 32,000 पे 5% अप्लाई करेंगे तो सर डाउटफुल, क्लोजिंग डाउटफुल डेट्स आ गए 1,600। क्लोजिंग डाउटफुल डेट्स आ गए 1,600। 32,000 के रिसीवेबल्स इरिकवरेबल माइनस करने के बाद, इरिकवरेबल माइनस करने के बाद 32,000 के रिसीवेबल्स बच गए, उन पे 5% का डाउट है, तो वो हो गए 1,600। अब आप नोट करें, आपको इस सवाल में ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी तो दिया हुआ है, और सर वो दिया हुआ है 1,100 का। ये रहा, ये रहा ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,100। तो आप नोट करें, ओपनिंग डाउटफुल डेट्स को क्लोजिंग डाउटफुल डेट्स से कंपेयर करेंगे और डिफरेंस लेंगे। अच्छा आप लोग बता दो, डिफरेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? आप लोग बता दीजिए, डिफरेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। सर हमारा डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। तो सर जब हमारा डिफरेंस इंक्रीज होगा तो उमर, क्या हुआ बेटा, आज कैलकुलेटर्स में कुछ मसला हुआ है, कैलकुलेशन सही नहीं हो रही, 600 नहीं 500। एक्सपेंस 500, एक्सपेंस
ठीक है, ये 500 हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। मुझे ये बताएं, क्या सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने वर्किंग कर ली? क्या सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन की हमने वर्किंग कर ली? यस सर, ऑल द वर्किंग इज डन। अब एग्जामिनर हमें कह रहा है कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ और एसओएफपी बनाओ। नोट कीजिएगा, एग्जामिनर कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ और एसओएफपी बनाओ। मैं आपके सामने आईएस और एसओएफपी अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले गौर से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। गौर से देखना, एक ग्लैंस में पूरा ट्रायल बैलेंस अपनी आंखों के सामने उतार लूंगा, एक ग्लैंस में, और ये देख लूंगा कि इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी का क्या स्ट्रक्चर आएगा। देख लिया कि दोनों रिटर्न्स हैं, कोई कैरेज नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, एक ही अदर इनकम है। बस सर, आईएस तो एक तरफ हो गई, इतनी सी बात। रिटर्न्स हैं, कोई कैरेज नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, एक ही अदर इनकम है। बाकी तो विद द पैसेज ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। 3 एनसीए हैं और करंट एसेट में कैश नहीं है, ठीक है, बाकी तो नॉर्मल है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मैं आपके सामने यहां पर बिग का इनकम स्टेटमेंट अटैम्प्ट करने जा रहा हूं। एवरीवन फोकस ओवर हियर। बहुत मजा आएगा आप लोगों को जब अभी हम इसका इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे। आप बोलेंगे सर मजा आ गया, सवाल बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, बेहतरीन सवाल था सर। क्वेश्चन ऑफ बिग मेकिंग इनकम स्टेटमेंट ओवर हेयर। चलें, इसकी इनकम स्टेटमेंट यहां बना रहे हैं एंड यू ऑल नो सर इनकम स्टेटमेंट इज 2 कॉलम्स। इनकम स्टेटमेंट इज 2 कॉलम। सर सबसे पहले रेवेन्यू, नोट कीजिएगा, सबसे पहले रेवेन्यू 410,000, रेवेन्यू 410,000 लेस रिटर्न्स। तो रिटर्न इनवर्ड्स 15,600, 15,600 ये किया लेस रिटर्न्स। तो नेट सेल्स की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? नेट सेल्स की वैल्यू बताइएगा जरा, नेट सेल्स की क्या वैल्यू आ गई? 394,400, 394,400 ये हमारे पास नेट सेल्स आ गई। इसके बाद लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, फोकस कीजिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री। सर ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री 24050, 24050 ये ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई हमारे पास। 24050 ऐड करेंगे परचेजेस, नोट कीजिएगा परचेजेस हमारे पास सर ये रही 216,800, 216,800 लेस करेंगे रिटर्न्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स 9,550, 9,550 और लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में है 20,700, 20,700। तो अब आप प्लीज फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 24050, ओके 210,600। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अब्दुल्ला आप भी कंफर्म कर दीजिएगा बेटा, 210,600 ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आ गया हमारे पास? व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? 183,800, इज इट राइट? 183,800 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बच्चों
मुझे कैलकुलेशंस करके देते रहिएगा ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती रहे, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहे और हमारी सबकी वैल्यूज क्रॉस चेक होती रहे। अब्दुल्ला, अहमद, आमना, आमना, आमनास, आमनास, अरसलान, ईमान, हफ्सा, हमजा, सईद, इब्तिसाम, महराज, उमर, शांदे, शायान। तो बच्चों, आप लोग अगर कैलकुलेशंस करके देते रहेंगे तो आप लोग खुद भी इन्वॉल्व रहेंगे और मुझे भी आसानी रहेगी वर्किंग करने में और वैल्यूज भी क्रॉस चेक हो जाएंगी। ठीक है, चलें ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सर एक अदर इनकम है, एक ओनली वन इनकम एंड दैट इज रेंट। रेंट इनकम, ऐड रेंट इनकम। अच्छा, रेंट इनकम में एडजस्टमेंट भी है। मजे की बात, रेंट इनकम में एडजस्टमेंट भी है। 15,000 मिल चुके हैं, 3,000 अभी मिलना बाकी हैं, अक्रूड हैं। 15,000 मिल चुके हैं और 3,000 मिलना बाकी है, 18,000। आप नोट कीजिएगा, 201,800 ये वैल्यू हो गई हमारे पास, 201,800। लेस करेंगे हम एक्सपेंसेस, तो नोट कीजिएगा एक्सपेंसेस के लिए हम आएंगे टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम सर, सबसे पहला एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस 71,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 71,000 एडमिन एक्सपेंस। सर एडमिन के बाद इंश्योरेंस 6,800, इंश्योरेंस 6,800। इंश्योरेंस के बाद इलेक्ट्रिसिटी 10,200, 10,200 इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक के बाद स्टाफ सैलरीज, एडजस्टमेंट है स्टाफ सैलरीज में, वी हैव एडजस्टमेंट। नोट कीजिएगा 59,700 हमारे पास रिकॉर्डेड है, लेकिन 8,000 गलत रिकॉर्ड हुए हुए थे। एडजस्टमेंट करेंगे स्टाफ सैलरीज में, एडजस्टमेंट करेंगे 59,700 रिकॉर्डेड है, 8,000 गलत रिकॉर्ड हुए हुए थे, 51,700। सर स्टाफ सैलरीज के बाद एडवर्टाइजिंग 27,500, 27,500 एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के बाद सर जनरल एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट है, जनरल एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट है 14,500 रिकॉर्डेड है, 14,600, 14,600 रिकॉर्डेड है, 5,000 अभी पे करना बाकी है, 19,600। इसके बाद हमारे पास जनरल एक्सपेंस के बाद, नोट कीजिएगा जनरल एक्सपेंस के बाद हमारे पास ये रहा लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस ऑन डिस्पोजल, सर कितना लॉस आया डिस्पोजल पे? 6,000, 6,000। सर लॉस ऑन डिस्पोजल के बाद, लॉस ऑन डिस्पोजल के बाद इंटरेस्ट 4,800, इंटरेस्ट ऑन लोन 4,800 पे करना बाकी है, एक्सपेंस हो चुका है, तो एक्सपेंस भी है और अदर पेबल भी है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद आप नोट करो ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंसेस डन, ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंसेस डन। अब चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। तो सर एडिशनल इंफॉर्मेशन पे ये तो सारी वर्किंग हम कर चुके हैं सर। अब हमारे पास सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गई। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गई और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सबसे पहले बिल्डिंग है, उसके बाद शॉप फिक्सचर्स, उसके बाद कंप्यूटर। तो अब नोट कीजिएगा सर, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हमने निकाली 4,500, शॉप फिक्सचर्स की निकाली 4,800
और कंप्यूटर्स की डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी 5400। क्या सर ये तीनों डेप्रिसिएशन हमने लिख दी? यस सर। अब ट्रायल बैलेंस एडिशनल फॉर्मेशन में आखिरी दो एक्सपेंसेस हैं, एक इरिकवरेबल डेट्स और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नोट कीजिएगा, सबसे पहले मैं यहां पे इरिकवरेबल डेट्स लिखूंगा, इरिकवरेबल डेट्स दैट इज 2500, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500। तो अब आप नोट कीजिए, गौर से देखें सर, सारे एक्सपेंसेस लिस्ट डाउन हो गए। सर एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 215,300। थैंक यू उमर, थैंक यू अमर। 215,300 लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है। लॉस कितने का आ रहा है चेक करके बताओ? 13,500। चेक करके बताओ, 13,500 का लॉस आ रहा है। 13,500 का लॉस आ रहा है, लॉस फॉर द ईयर। ये देखें जरा, आप मुझे ये बताएं, क्या आज आप लोगों को, क्या आज आप लोगों को लॉस भी देख लिया आपने इनकम स्टेटमेंट में? क्या आपने आज इनकम स्टेटमेंट में पहली दफा लॉस भी देख लिया? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या इनकम स्टेटमेंट में कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, हमने पहले अटेम्प्ट ना की हो? देखो जरा, पास पेपर का सवाल है ये। देखो जरा, ये पास पेपर का सवाल है और पास पेपर की चीजें आप अटेम्प्ट कर रहे हो आज मेरे साथ। तो सी द प्रोग्रेस वी हैव मेड इन दिस टाइम। जीरो, आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स साइंसेस बैकग्राउंड और जीरो बैकग्राउंड से थे। आज आप पूरी इनकम स्टेटमेंट अटेम्प्ट करना जानते हैं। यही नहीं, एसओएफपी भी देखते हैं। चलें आगे चलते हैं, एसओएफपी की तरफ चलते हैं। फोकस कीजिएगा सर, हम इसकी एसओएफपी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। नोट कीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऑलराइट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप सबको पता है कि ये 3 कॉलम्स बनती है। सबसे आखिरी कॉलम हमारा नेट बुक वैल्यू का होता है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का होता है, नोट कीजिएगा। और सर सबसे पहला कॉलम होता है कॉस्ट का। तो सर नॉन करंट एसेट, ठीक है। 3 नॉन करंट एसेट्स आपको पता है, हमें पता है 3 नॉन करंट एसेट्स हैं। बिल्डिंग, शॉप फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स। चलें आ जाए, सबसे पहले बिल्डिंग की कॉस्ट देखते हैं। सर ये रही बिल्डिंग की कॉस्ट 90,000। बिल्डिंग की कॉस्ट है 90,000। बिल्डिंग पे पहले से डेप्रिसिएशन है 13,500 की। 13,500 की पहले से डेप्रिसिएशन है, और हमने इस साल 4,500 की डेप्रिसिएशन निकाली। तो सर बिल्डिंग की टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 18,000, 18,000, 18,000। तो सर नेट बुक वैल्यू आ गई बिल्डिंग की 72,000। ये लीजिए, बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू आ गई 72,000। उसके बाद शॉप फिक्सचर्स पहले से 24,000 के थे, और 8,000 के साल के दौरान और खरीदे, 32,000 हो गए, 32,000। शॉप फिक्सचर्स पे पहले से डेप्रिसिएशन थी 14,000 की, 14,000 की, और हमने 4,800 की डेप्रिसिएशन और चार्ज की, तो हो गई 18,800, 18,800। तो सर ये वैल्यू हो गई 13,200 की। सही है? आई होप दैट दिस इज द वैल्यू। 32 माइनस 18,800, 13,200। उसके बाद कंप्यूटर्स, तो सर कंप्यूटर्स है 60,000 के,
कंप्यूटर है 60,000 के, पहले से डेप्रिसिएशन है 42,000 और हमने इस साल 5,400 की डेप्रिसिएशन चार्ज की, जो कि हो गए 47,400। तो ये हो गए 12,600। अब हम इन तीनों को एडअप कर लें तो सर वैल्यू हो गई 97,800। 97,800 सर टोटल नॉन करंट एसेट्स। अब हम करंट एसेट्स का टोटल लेते हैं, करंट एसेट्स का टोटल करते हैं। तो सर करंट एसेट्स में हमारे पास बैंक है, ट्रेड रिसीवेबल है, अदर रिसीवेबल है और सर इन्वेंट्री है। कैश नहीं है, कैश नहीं है, ठीक है ना, कैश नहीं है। अच्छा, बैंक में मुझे याद पड़ा एडजस्टमेंट है। 20,500 का बैंक रिकॉर्डेड था, 8,000 के कंप्यूटर इक्विपमेंट माइनस करेंगे, 20,500 माइनस 8,000, सर 12,500 की बैंक की वैल्यू आ गई 12,500। उसके बाद आज आप लोग ट्रेड रिसीवेबल्स को एक दफा गौर से देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को ट्रेड रिसीवेबल्स की एसओएफपी की वर्किंग दिखा दूं ताकि आपको बिल्कुल ये भी क्लैरिटी के साथ बिल्कुल वाइंड अप कर दो। आप नोट करो, हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो ट्रेड रिसीवेबल्स दिखे हैं वो हैं 34,500। 34,500 के ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास करंट एसेट में है, उसका ट्रायल बैलेंस में। सर इसमें एक रिसीवेबल है जो इरिकवरेबल हो रहा है 2,500 का, पहले उसे माइनस करेंगे और सर फिर क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करेंगे। मैं फिर एक दफा रिपीट कर दूं, पिछली दो क्लासेस से ये बात आपको पढ़ा रहा हूं, डिफरेंस विल गो टू इनकम स्टेटमेंट, क्लोजिंग प्रोविजन विल गो टू एसओएफ। तो यहां क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करेंगे, यहां क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करेंगे। क्लोजिंग प्रोविजन आपने निकाला, मैंने निकाला 1600, 1600, ये माइनस करेंगे यहां पर। अब हम ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू निकालेंगे। सो द 32,000 माइनस 1600, 30,400, 30,400। अदर रिसीवेबल में, अदर रिसीवेबल में क्या कोई एक्सपेंस प्रीपेड है? क्या कोई एक्सपेंस प्रीपेड है? नहीं सर, नहीं सर, कोई एक्सपेंस प्रीपेड नहीं है। क्या कोई इनकम अक्रूड है? यस सर, ये रेंट 3,000 मिलना बाकी है, रेंट 3,000 अदर रिसीवेबल, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 20,700। ये लीजिए क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,700। तो सर अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल बताइएगा 66,600, 66,600। और टोटल, टोटल एसेट्स बताइएगा, टोटल एसेट्स, व्हाट आर टोटल एसेट्स? 163,800। सर 163,800 के टोटल एसेट्स हो गए। इसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, लाइबिलिटीज में आप सबको एक सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइज, फोकस कीजिएगा। लाइबिलिटीज में एक सरप्राइज मिलेगा, बहुत देर से कहना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, लेकिन बताया नहीं, अब बता रहा हूं। लाइबिलिटीज में एक सरप्राइज मिलेगा। क्या मिलेगा? पहले जरा इक्विटी को तो देख लो, पहले जरा इक्विटी को तो देख लो। 164,400 आ रहा है। ये उमर जो है ना, उमर, उमर आज मार खाने के मूड में, उमर आज मार खाने के मूड में। ये बाबर आजम पे कमेंट करता रहता है, इसकी खुद की परफॉर्मेंस देखो, कैलकुलेटर होने के बावजूद ये हाल है। 164,400, ठीक हो गया, ठीक है ना। चलो अब आप फोकस कीजिएगा, इधर देखिएगा, इक्विटी। सर इक्विटी में, थैंक यू महराज, ओपनिंग कैपिटल
ओपनिंग कैपिटल, तो सर ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है, ये रहा ओपनिंग कैपिटल 100,000। ओपनिंग कैपिटल है 100,000। ऐड करेंगे, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे लॉस, लेस लेस करेंगे लॉस। लॉस आया था 13,500 का, 13,500 का लॉस। उसके बाद लेस करेंगे ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स में एक एडजस्टमेंट है 9,500 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और एक 8,000 की ड्राइंग्स गलती से स्टाफ सैलरीज में डाल दी थी, वो भी एक्चुअल आपकी ड्राइंग्स है। तो सर ये वैल्यू हो गई 100,000 माइनस 13,500 माइनस 17,500, सर 69,000। इसके बाद करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी इस सवाल में आपके पास नहीं है। आपके पास इस सवाल में नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। क्या नॉन करंट लाइबिलिटी है आपके पास इस सवाल में? बताएं जरा, क्या आपके पास इस सवाल में कोई नॉन करंट लाइबिलिटी है? क्या आपके पास इस सवाल में कोई नॉन करंट लाइबिलिटी है? अगर आप सोच रहे हैं कि सर बैंक लोन, अगर आप सोच रहे हैं बैंक लोन नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये बताओ, बिग का साल किस दिन एंड हो रहा है? जल्दी से देख के बताओ, बिग का साल किस दिन एंड हो रहा है? 28 फरवरी 2017, 28, एग्जैक्टली 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 28 फरवरी 2017 को ये ईयर एंड हो रहा है। जबकि बताओ ये लोन कब वापस करना है? सर 10 महीने बाद वापस करना है, 10 महीने बाद वापस करना है। फरवरी में एंड हो रहा है ईयर, 28 फरवरी को। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 महीने बाद जो है वो आपको लोन वापस करना है। तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगा? हाँ, क्या ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगा? यार, सब तो कहते हैं सर ऑनलाइन क्लासेस इतनी बोरिंग होती हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। यहाँ तो एक मस्ती मजाक चल रहा है। हाँ, यहाँ तो मेरी चैट में तुम लोग आपस में ही ऐसी दोस्तियां, ऐसी ऐसी दोस्तियां करके रखे हुए हो, ज्यादा पता नहीं चड्डी बड्डी हो, बचपन के दोस्त हो, स्कूल फ्रेंड्स हो, एक साथ बैठे हुए हो। हाँ, कमाल है यार, क्या बात है। सब कहते हैं सर ऑनलाइन क्लासेस तो ऐसी बोरिंग होती हैं। ये कौन सी ऑनलाइन क्लास है? ये कैसी ऑनलाइन क्लास है? हाँ, A2 नहीं देखा है इन्होंने वाकई। वैसे वैसे चलो A2 में तो वो वाला एक फैक्टर आ गया ना कि वो जिसके साथ तुम मस्तियां कर रहे होते हो वो तुम्हारा जानने वाला है। यहाँ तो ये क्या चल रहा है, ये कौन है आपस में, तुम एक दूसरे का तुम्हारा कोई कनेक्शन भी नहीं है सच। चलो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये देखो, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी पे बात करते हैं, फोकस कर लेना। सर तीन करंट लाइबिलिटीज हैं इस सवाल में, तीन करंट लाइबिलिटीज। पहली करंट लाइबिलिटी है बैंक लोन, 8% बैंक लोन, 60,000 का लोन है। और फिर दूसरी लाइबिलिटी है ट्रेड पेबल्स, और सर ट्रेड पेबल्स है हमारे पास 25,600, 25,600। और सर फिर है हमारे पास अदर पेबल्स, और सर अदर पेबल में नोट करना, दो अदर पेबल्स हैं, दो अदर पेबल्स। एक तो ये जनरल एक्सपेंस देना बाकी है 5,000, एक तो ये 5,000 जनरल एक्सपेंस का देना बाकी है, और सर ये इंटरेस्ट भी तो 4,800 देना बाकी है, इंटरेस्ट 4,800। तो 9,800। ऑल राइट, नोट कीजिएगा। अब इसको टोटल करें हम, इसको टोटल कीजिएगा, 60,000 प्लस 25,600 प्लस 9,800, 95,400। अब सर ऐड कर लो 69,000 को, 164,400। एंड हेयर वी आर,
with yet another question balanced. आप मुझे बताएं, क्या ये क्लियर हुआ? यस प्लीज, यस प्लीज। क्या ये क्लियर हुआ? एक्स डी हो गया। हाँ भाई, एक्स डी हो गया।